आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अगस्त का महीना है, एक बार फिर आपके मन में सवाल होगा कि अगर आज हो चुनाव तो किसकी है सबसे ज्यादा लोकप्रियता, कौन सी पार्टी करेगी सत्ता पर कब्जा और कौन सी पार्टी के बनेंगे प्रधानमंत्री। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमने एक बार फिर से आपके सामने उन आंकड़ों को रखने की शुरुआत करनी है जिसमें तस्वीर साफ होगी। जी हां, आज तक सी वोटर का ये सर्वे, आज तक सी वोटर का ये सर्वे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस सर्वे में इस बार हम लोग कितने घरों तक पहुंचे हैं, उन घरों तक पहुंचकर हमने कौन कौन से प्रभावी सवाल दागे हैं, क्या है जनता के मन में, क्या है देश का मिजाज। तो आइए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको बताते हैं मेथोडोलॉजी। इससे पहले खास परिचय हम करा दें, सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय कुमार जी सोफोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और संजय जी बताएंगे कि इन आंकड़ों को हम किस नजरिए से देखें, कौन सा लेंस किस नंबर के लिए लगाएं। लेकिन उससे पहले लेंस के लिए आजकल नंबर भी बदलते रहना पड़ता है कि कौन से लेंस से कौन से आंकड़े को देखना है। लेकिन इससे पहले मेथोडोलॉजी, क्योंकि इसी से आपका भरोसा जागेगा। अगर आज हो देश में चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार में हमने सैंपल साइज लिया है 1,22,016 लोगों का। 1,22,016 लोगों में हमने ये सर्वे किया है। सर्वे की तारीख फरवरी 2022 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक है। ये 9 अगस्त को देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि 9 अगस्त को फैसला हो गया था कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए से बाहर हो रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर बिहार तक में गणित बदलने के बाद की पूरी तस्वीर आपके सामने होगी। यानी ये सर्वे अधूरा नहीं होगा और 1,22,000 लोग जब शामिल हैं इस सर्वे में तो ये आंकड़े क्या कह रहे हैं आज तमाम पार्टियां और जनता भी सुनेगी। तो चलिए वक्त जाया किए बिना शुरुआत करते हैं। आंकड़े आपके सामने रखेंगे। जो पहला सवाल हमने जनता से पूछा है, एनडीए सरकार का कामकाज क्या कहती है इस पर सरकार जनता, क्योंकि विपक्ष अपने दावे करता है, विपक्ष कहता है कि सरकार से त्राही त्राही है जनता, लेकिन देश के मिजाज में पहला सवाल दिखाइए। जो पहला सवाल हमने पूछा, एनडीए सरकार के कामकाज पर क्या है जनता की राय। 28% कह रहे हैं बहुत अच्छा और 28% ही कह रहे हैं अच्छा। तो देखिए ये आंकड़ा साफ संकेत दे रहा है कि अगर आप इन दोनों को मिला दीजिए तो 50% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, 28% कहते हैं बहुत अच्छा। वहीं जब आप दूसरी तरफ जाते हैं तो ये देखिए आंकड़ा 9 कह रहे हैं खराब, तो बहुत खराब कहने वाले 32 हैं। यानी यहां पर एक एक्सट्रीम पोलराइजेशन आप देख रहे हैं, जहां 28 + 28 कह रहे हैं अच्छा बहुत अच्छा, वहीं 9 कहते हैं खराब, लेकिन 32% बिल्कुल विरोधी है। वो कह रहे हैं कि सरकार का कामकाज, एनडीए का कामकाज खराब है। तो चलिए अब अगले आंकड़े की तरफ बढ़ते हैं और अगला आंकड़ा जो हमने पूछा है, मोदी सरकार के जो प्रदर्शन है उस पर लोगों की क्या राय है। मोदी सरकार, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है, बहुत अच्छा कहने वाले 23% है। और इसी के साथ आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं 43% जो है, लगभग 42.8% है। हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया आपके लिए, 43% कह रहे हैं। आ जाइए, आप आ जाइए, बैठिए। 43% हैं जो कह रहे हैं अच्छा है। सुप्रिया श्रीनेत भी अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गई हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने वो बैठेंगी। तो हमने आपके आंकड़े रख दिए। औसत कहने वाले 13.5% है, ये देखिए 3.5% है। खराब कहने वाले 13% है। तो यहाँ पर मामला, ये आंकड़े चूंकि सुप्रिया जी आपके पास आया है, जल्दी से आपको बता दें, प्रदर्शन को लेकर है। इससे पहले भी कामकाज को लेकर था। 28% अच्छा, 28% बहुत अच्छा मान रहे थे, बहुत खराब कहने वाले 32 थे। और इधर पीएम मोदी के प्रदर्शन पर, सरकार के प्रदर्शन पर 23% बहुत अच्छा कह रहे हैं। तो वहीं आप देखिए 43% उसे बहुत अच्छा कह रहे हैं। अब मोदी सरकार की उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि जनता क्या मानती है, तो सबसे पहले इसमें आंकड़ा आता है कोविड के वक्त पर सरकार का कामकाज। महामारी को लेकर 25% लोग, 25.4% लोग कह रहे हैं कि सरकार का कामकाज अच्छा था। 370 का खात्मा 15%, इसका आंकड़ा भी एग्जैक्ट बताएं तो 14.8 है, हमने राउंड ऑफ कर दिया है। 15% कह रहे हैं 370 पर। वहीं 12% लोग ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन इस देश में इस वक्त मिल रहा है, ये तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर
8.1% है, हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया आपके लिए 8%। 8% लोग मानते हैं ये है बड़ी उपलब्धि। उसके बाद से हम आपको दिखा दे रहे हैं नोटबंदी से काले धन पर कार्रवाई 6.8% था, वो हो गया है 7%। और वहीं एनडीए सरकार की जो योजनाएं हैं वो 5.7% था, राउंड ऑफ करके 6% बन जाता है। अब तक के सर्वे की बड़ी तस्वीर क्या है? अगर आज हो चुनाव तो सरकार के कामकाज पर क्या है जनता की राय? सबसे पहले 28 + 28% अच्छा और बहुत अच्छा मानने वाले हैं। एनडीए के कामकाज को खराब वाले 8.5% हैं, लेकिन बहुत खराब वाले 23% यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इससे पहला जो शुरुआती आंकड़ा था उसको करेक्ट करना पड़ेगा, वो 32 नहीं 23.7 है, जो बहुत खराब मान रहे हैं 23.7%। अब जो अगली बड़ी बात है पीएम मोदी सरकार का प्रदर्शन, इसमें प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है, इसमें 22.7% बहुत अच्छा मान रहे हैं और 42.8% एनडीए का हो गया। मोदी सरकार का दिखाइए। और उसके बाद से हम आपको बता दें जो नाकामी अब रही है सरकार की, सबसे बड़ी नाकामी सरकार की क्या है? जब हमने ये अपने पोल में पूछा है तो देखिए महंगाई को जनता सबसे बड़ी नाकामी बता रही है सुधांशु त्रिवेदी जी, 33%। उसके बाद 26% लोग बेरोजगारी को सबसे बड़ी परेशानी बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कोविड की महामारी 6% और आर्थिक जो हालात हैं इस वक्त देश में आर्थिक विकास को लेकर उस पर लोगों का कहना है 10.3% उस पर कह रहे हैं। अगला मुद्दा जो आया है उसके बाद कोविड-19 महामारी को 5.8% कह रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा को भी 6% लोग कह रहे हैं। महिला सुरक्षा को 2.5% लोग उठा रहे हैं, 3% हमने राउंड ऑफ किया है। वहीं बैंकिंग संकट को लेकर भी 2% लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं कि ये आपकी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। और अब हम आपको बता रहे हैं देश की सबसे बड़ी समस्या जनता की नजर में आज क्या है। जब ये सवाल हमने जनता से पूछा है तो सबसे ज्यादा वहीं पर मामला आकर अटकता है। 27% महंगाई, 25% कह रहे हैं बेरोजगारी, गरीबी को 7.4% कह रहे हैं, भ्रष्टाचार को 6% लोग कह रहे हैं, कृषि संकट 4.5% लोग, इसके बाद का दिखाइए, कृषि संकट को 4.5% लोग सामने रख रहे हैं जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है 5। धार्मिक टकराव 3% लोग धार्मिक जो टकराव है उसको भी सामने रख रहे हैं। वहीं शिक्षा का मुद्दा 2.5% लोग उठा रहे हैं। और जो आखिरी सवाल 7 से 7.5 के इस हिस्से में जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, बेरोजगारी की समस्या, ये सवाल हमने सीधे पूछा, बेरोजगारी की समस्या पर क्या है आपकी राय? 56% सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं बहुत गंभीर, 17% माफ कीजिएगा कह रहे हैं गंभीर, यानी इधर का पलड़ा कहीं ज्यादा भारी है जो उसको बहुत गंभीर मानते हैं। वहीं संतोषजनक कहने वाले भी 9% हैं, कह नहीं सकते मतलब इस पर वो जवाब नहीं देना चाहते हैं वाले 18% लोग हैं। चलिए अब बाकी के आंकड़े आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको इस सर्वे के जरिए न सिर्फ आंकड़े दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद की स्थिति की, बल्कि उसके बाद बिहार में 9 अगस्त तक हमने इसमें आंकड़ों को जोड़ा है। 1,22,000 से ज्यादा लोगों को हमने शामिल किया है इस सर्वे में। और इसी के साथ 9 अगस्त को जब फैसला आ गया था कि अब बिहार में एनडीए टूट रहा है, उसके बाद भी कुछ नंबर्स जुड़े हैं, तो क्या उससे होगा बीजेपी को, एनडीए को नुकसान, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं कामकाज पर। 23.5% और 8.5% लोग, 9.5% लोग औसत कह रहे हैं, मतलब लगभग 35 से 40% लोग अभी भी कह रहे हैं कि आपका काम अच्छा नहीं है। सुधांशु देखिए जो काम काज को लेकर आप यहाँ दिखाया गया जो मोदी जी सरकार के विषय में, तो हाँ। 23 और 43 मतलब 66 मतलब 2/3 लोग आज भी 8 साल के बाद, और विशेषकर ये जो पिछला करीब 1.5 साल का वक्त है जो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय था, यदि उसमें भी 2/3 लोग यह मान रहे हैं कि काम या तो अच्छा है या बहुत अच्छा है, तो मैं इसे एक उपलब्धि मानता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके इस पूरे सर्वेक्षण में देखें तो जिन चीजों के लिए जनता ने सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त की है उसमें है महंगाई, बेरोजगारी। कैसे हो गया?
आपने बताया ना 28 + 28 तो मोदी 56 सरकार होगा ना? का। हाँ चलिए तो 56 नहीं, होगा आपने सर, मोदी 2 सरकार तिहाई का तो बताया था 66 होगा ना? नहीं, आपने मोदी सरकार का 2343 बताया था। ठीक है, दूसरे वाले जी। में है नंबर। ठीक अब मैं ये कह रहा हूं जहां पर जनता ने सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त की है, यानी उन्होंने हमारे लिए समस्या मांगी है, उसमें सबसे ज्यादा विषय है महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था। लगभग 70% चीजें इसी में आ रही हैं। तो मैं ये मानता हूं कि यह भी हमारे लिए एक सकारात्मक संदेश है। क्यों? क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इस समय देश, चूंकि वैश्विक परिस्थितियां बहुत जटिल हैं, इसलिए सबसे बुरे दौर में है पिछले 6 महीने में। अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो रिसेशन है, 63 देशों में महंगाई की दर 10% से ऊपर है। भारत भी उससे प्रभावित है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 8 साल ये और अटल जी के 6 साल, महंगाई पर सबसे प्रभावी नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रहा है। मोदी जी के शासनकाल में जबरदस्त ढंग से अच्छा रहा है। कोविड के बाद के उपजे हुए वैश्विक आर्थिक हालात और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पिछले 6 महीने सबसे बुरे थे। तो मानी हुई बात है, 1.5 साल, पौने 2 साल के बाद जब चुनाव होंगे, यह स्थितियां सकारात्मक हो जाएंगी। तो यह मुद्दा जो सबसे बड़ा इस समय बना हुआ है, हमें पूर्ण विश्वास है कि यह मुद्दा पुनः उसी प्रकार सकारात्मक रहेगा। जैसे मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद सिर्फ 2019 का लोकसभा चुनाव और 2004 का लोकसभा चुनाव, 2 ऐसे चुनाव हैं जिनमें महंगाई मुद्दा नहीं था, क्योंकि दोनों बार हम सत्ता में थे। बाकी हर चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी एक स्थायी मुद्दा रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि यह परिस्थितियां बेहतर होंगी आने वाले 1.5 वर्षों में, तब यह मुद्दे भी समाप्त हो जाएंगे। तो जो प्रदर्शन आपको 2 तिहाई नजर आ रहा, हो सकता है वो 3/4 से आगे निकले। चलिए, हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आज हो चुनाव तो किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिलेगा, कितनी सीटें मिलेगी, एनडीए की, बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, घटेंगी, क्या बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कहां पर है। लेकिन उससे पहले आपके पास आते हैं सुप्रिया जी। वो तो कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी तो हर बार मुद्दा बनता है, फिर भी वो जीत रहे हैं, वो उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि अभी भी देखिए 2019 में नहीं था महंगाई, 2004 में नहीं था महंगाई, नहीं थी महंगाई महंगाई मुद्दा नहीं था, 2019 में नहीं था, 2004 में नहीं था। बाकी हर लोकसभा चुनाव में महंगाई मुद्दा होता है। मुझे लगता नहीं है कि सुप्रिया जी इससे सहमत होंगी, लेकिन फिर भी आप जवाब दीजिए उनकी बातों का। और यहां पर आप देखिए कि एक तरफ 56% कामकाज से एनडीए के खुश है, उसके बाद जब पीएम मोदी और मोदी सरकार का नाम आता है तो आंकड़ा उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है, और लगभग 2 तिहाई फीसदी कह रहे हैं इतने सालों के बाद कि हम खुश हैं इनके काम से। सर्वप्रथम तो मुझे नहीं लगता कि एनडीए सरकार और मोदी सरकार में कोई अंतर है, और अंतर इसलिए मुझे नहीं लगता है क्योंकि सब कुछ मोदी जी ही करते हैं, सब कुछ उन्हीं पर निर्भर है। आपका कहना है कि 56% कह रहे हैं अच्छा है, तो आप ये देख लीजिए कि ऑलमोस्ट आधे लोग या तो उसको खराब मान रहे हैं या बहुत खराब मान रहे हैं। ऑलमोस्ट कह के मैं चल रही हूं, क्योंकि 56 का ये 44 हो गया। मुझे लगता है कि सुधांशु जी तो ये बात नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो ये कर रहे हैं तो इस बात का जवाब देना भी जरूरी है। महंगाई मुद्दा इनके समय में नहीं बनता है। 2004 में इंडिया शाइनिंग हो रहा था, मुंह की खाई थी भाजपा ने, इंडिया शाइनिंग चल रहा था, सब लोग समृद्ध थे, सब लोग संपन्न थे, गांव गरीब के ऊपर प्रहार था, इसलिए अटल जी को हारना पड़ा। आज ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे समय में मुद्दा 33% लोग बेरोजगार, महंगाई की बात कर रहे हैं। 73% लोग, भारत युवा राष्ट्र है, 73% लोग आपके सर्वे के मुताबिक कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत खराब आकलन हो रहा है उसका। तो मुझे लगता है कि अभी भी हम नोएडा के स्टूडियो में बैठ के, तो आप छोड़ दीजिए, सड़कों पे चले जाइए, महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है ये मोदी जी खूब समझते हैं, और इसीलिए ध्यान भटकाऊ आंदोलन भी चलाते हैं। मोदी जी खूब समझते हैं कि काले कारनामों का क्या परिणाम हो रहा है, इसलिए वो काले जादू की 2022 में बात करने लगते हैं। जब मोदी जी 2022 में काले जादू की बात करते हैं तो वो क्या काले श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, क्या वो काली मां का अपमान करते हैं, क्या वो कपिला गाय का अपमान करते हैं? ये किस तरह की बातें हैं? आज देश के मुद्दे क्या है? आपका सर्वे बता रहा है कि 73% लोगों को बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी, वित्त मंत्री ये मानने को ही तैयार नहीं है। प्रभु, इनके सांसद सदन में खड़े होकर कहते हैं महंगाई है ही नहीं, एक आके कहते हैं फ्री फंड का खाना खिला रहे हैं। भाजपा के कोषाध्यक्ष साइन कर रहे हैं क्या? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पैसा है जो गरीबों के लिए आहार आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपकी बात ही मानने को तैयार नहीं है, समाधान कहां से होगा?
इन लोगों की दिक्कत यह है कि समाधान करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि समस्या को स्वीकारना नहीं चाहते हैं। ये सिंपल सी बात है। संजय जी, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? लोकप्रियता मोदी जी की, मोदी सरकार की, कामकाज की, सीट और वोट परसेंटेज पे तो कुछ देर में हम आएंगे, बिहार भी फैक्टर इन करेंगे, ये क्या कह रहा है? देखिए, अगर पूरा निचोड़ देखें इन आंकड़ों का तो साफ दिखाई पड़ता है कि कंसर्न्स हैं सरकार के कामकाज के बारे में, और जो कंसर्न्स जो आंकड़ों में दिख रहा है वो जमीन पर भी दिखाई पड़ती है। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, मुझे लगता है अगर भाजपा के लोग इससे इनकार करते हैं कि ये मुद्दा है ही नहीं है या ये एक प्रॉब्लम नहीं है जनता के बीच में, तो मुझे लगता है कि वो अनदेखी कर रहे हैं। एक अहम मुद्दा है, लेकिन क्या इन मुद्दों पर लोग वोट दे रहे हैं, वो शायद होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के वोट देने का जो निर्णय है, जो डिसीजन, वो किसी अन्य चीजों पर प्रभावित हो रहा है। कुल मिला के इन आंकड़ों का किन चीजों पर आपको समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है? मतलब मुझे लगता है राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है वो अलग अलग लेकिन 370 पे अगर आप आइए तो देखिए 370 पर बहुत ज्यादा वोट नहीं मिला है सर। कोविड महामारी पर सबसे ज्यादा इनको वोट मिला है 25.4%, 25%, मतलब 1/4। धारा 370 का खात्मा तो 14.5% लोग ही कह रहे हैं। देखिए, अभी इन सवालों, इन आंकड़ों के बारे में मैं ये स्पष्ट नहीं कह सकता कि इन सवालों को पूछा कैसे गया, क्योंकि इसमें जैसे राष्ट्रवाद जो अलग अलग तरीकों से हमारे सामने आता है, तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट पड़ रहा है, राम मंदिर के मुद्दे पर राम मंदिर चौथे नंबर पे 8%। कई ऐसे सुधांशु जी को तुरंत दिखाइए। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको निचोड़ को अगर आप देखेंगे तो वो लगेगा कि राष्ट्रवाद कोर इश्यूज है। 15-8-23 जो हमारे हमेशा से एजेंडा रहे 60 साल से। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको अगर आप गौर से देखें तो आपको लगेगा कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की ओर संकेत कर रहा है, कि लोग राष्ट्रवाद की भावना से एक तरह से प्रेरित हैं। उन्हें लगता है ये मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को शायद बाद में सुलझाया जा सकता है, अभी राष्ट्र को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। और दूसरी बात यह है, इन लोगों को लगता है, ज्यादातर मतदाताओं को, भले ही ये मुद्दे जमीन पर अभी हैं, लेकिन क्या कोई दूसरा विकल्प हमारे पास है? कौन ऐसा देश में नेता है जो इन समस्याओं को सुलझाने में बेहतर साबित हो सकता है? और उसमें अभी भी लोगों को प्रधानमंत्री मोदी सबसे सक्षम नेता दिखाई पड़ते हैं। इस वजह से इतना ज्यादा वोट बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी के लिए पड़ रहा है। सुप्रिया जी, विकल्प तो आप ही को देना होगा ना। अगर आप एक ऐसी व्यवस्था नहीं देंगे, एक ऐसा नेता नहीं देंगे जिस पर लोगों का भरोसा हो, तो मोदी जी यूं ही जगमगाते रहेंगे। पिछली बार चुनाव में क्या था? रफाल सबसे ज्यादा उठाया गया, और सभी सर्वेस कह रहे थे संजय जी कि रफाल लोगों के बीच में मुद्दा है ही नहीं। अब ऐसे में कोविड, आप देखिए, कोविड को सरकार की उपलब्धि मान रही है जनता, और आप लोग थाली बजाना, थाली पीटना को उसको आपने बहुत छोटा बना दिया। अब यही तो मामला है कि क्या कांग्रेस नब्ज नहीं पकड़ पा रही है? अब मुझे नहीं पता नब्ज पकड़ना क्या कहते हैं। गंगा में तैरती हुई लाशें भी देखी हैं, बेदम होकर, तड़प तड़प कर, बिना ऑक्सीजन के। आप ही के नहीं, सारे चैनलों पर लोगों को बेदम होकर तड़पते हुए मरते देखा है। मुझे लगता है आजाद हिंदुस्तान में, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में और मेरे परिवार के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी नॉलेज में, मौत का साया अपने सर पे मंडराते हुए कोविड काल के दौरान जैसा कभी नहीं देखा गया। जो आपाधापी मची थी देश में, कभी नहीं देखी गई। उसके बाद पता नहीं कैसे जनता कोविड को मान रही, क्योंकि हर किसी ने किसी को खोया। हम 4 लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपने परिवार को, परिजन को, सहकर्मी को, नेबर को कहीं ना कहीं, लेकिन हमने ऐसी महामारी भी तो नहीं देखी थी। इस पीढ़ी ने कहां देखी? एक मिनट, ऐसी महामारी नहीं देखी थी। लेकिन महामारी के लिए पहले हम क्या कर रहे थे? महामारी की पहली चेतावनी आपके पास जनवरी में आई थी WHO ने, और मैं डंके की चोट पर कहती हूं, पहले नेता महामारी के बारे में बात करने वाले राहुल गांधी थे। उन्होंने 11 फरवरी को कहा था एक सुनामी आने वाली है। सरकार ने क्या किया? नमस्ते ट्रंप कराया। सरकार ने सदन चलाया जब तक कि मध्य प्रदेश की सरकार नहीं गिर गई। प्राथमिकता क्या थी? सरकार ने लगातार वैक्सीन एक्सपोर्ट करते रहे। इन्होंने नहीं देखा कि प्राथमिकता हमारे लोगों को वैक्सीन लगानी होनी चाहिए। आज आप लाख ढिंडोरा पीट लीजिए, बट वी वर एब्सोल्युटली कॉट नैपिंग। आप कोर्ट में जाकर बोलते हैं एक भी व्यक्ति नहीं है सड़क पर। सैकड़ों लाखों मजदूर चिलचिलाती धूप में पैरों में छाले लेकर सड़कों पे चल रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन लोग सर्वे में कहते हैं कोविड का प्रबंधन अच्छा था। कोविड में आपका कहना है 4.5 लाख मौतें हुई हैं। बाहर के जो एजेंसीज हैं जिनके बाकी सर्वे आप मानने को बहुत आतुर रहते हैं, वो कहते हैं 45 लाख मौतें हुई हैं। तो ये क्या है? आपके कोविड के काल में गुजरात में, महाराष्ट्र में रेमडेसिविर का जो खरीद फरोख्त थी, जो धांधली थी, वो भाजपा के नेता कर रहे थे। पाटिल जी के पास पकड़ी गई थी, फडणवीस जी के पास पकड़ी गई थी। तो मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह से ये अच्छा इसको प्रभावी कहा जा सकता है प्रबंधन। मुझे लगता है कोविड एक बहुत बड़ा कुप्रबंधन था। लेकिन एक बात सुधांशु जी ने कही, और वो कहीं भाजपा का असली चेहरा दिखाती है।
उन्होंने सही कहा, उन्होंने ये तो स्वीकारा कि ये हमारे मुख्य मुद्दे थे। इनके मुख्य मुद्दे बेरोजगारी नहीं है। 73% लोग, 57% लोग, अंजना जी आज देश में कह रहे हैं बहुत खराब बेरोजगारी, ये कह रहे हैं वो हमारा मुद्दा नहीं है। महंगाई, हम तो लहसुन प्याज खाते ही नहीं है, दही आटा भी अब हम नहीं खाते हैं, महंगाई हमारे लिए मुद्दा नहीं है, होगा, वो हमारे मुख्य मुद्दे नहीं है। लेकिन जनता इनको बता रही है कि इनके मुख्य मुद्दों पर जनता वोट देने को तैयार नहीं है। देखिए मुख्य मुद्दे, राम मंदिर पर मुझे हतप्रभ हुआ, 8% वोट आ रहा है, 8% आंकलन है। इन्होंने बोला 370, 2 सवाल है, कितने लोगों ने जाकर वहां जमीन खरीद ली, चलिए छोड़िए, 14.5%, ये आपके मुख्य मुद्दे। अरे प्रभु, मुझे अपना दुश्मन समझिए या राजनीतिक प्रतिद्वंदी समझिए, महंगाई और बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रहे हैं मुख्य मुद्दे हैं। अंजना जी अब जवाब दे। हाँ जरूर जवाब दीजिए। कितना सुंदर वक्तव्य दिया है। हाँ। महंगाई बेरोजगारी पे इनके पक्ष में थी बात, हमने स्वीकार किया है। अब कोविड प्रबंधन में हमारे पक्ष में कहती पता नहीं कौन से लोग हैं जो आक्रामक। मतलब आप देखिए इतना सेलेक्टिव अप्रोच, यही कारण है कांग्रेस जमीन पे समझने में सफल नहीं हो पा रही है कि जो हमें अच्छा लगा वो तो ठीक है, कोविड प्रबंधन में कह दिया। हाँ, कोविड प्रबंधन में बता रहा हूं क्यों हुआ, इन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, आजादी के बाद कोर जो अपना फैक्टर्स बार बार कहते हैं वो भी बता रहा हूं, पहले ये बात 370 मैं बता रहा हूं क्यों जनता ने कहा। इन्होंने कहा आजादी के बाद मौत का साया कभी नहीं, बिल्कुल। अरे आजादी के बाद छोड़िए, इन द इंटायर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में कोई ऐसा कालखंड बताइए कि 200 देशों के ऊपर मौत का साया मंडराया हो, हजारों साल के इतिहास में वो दौर था। और उसके बाद इन्होंने कहा हमने कोविड वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके देखिए, अप्रैल 2021 में इनके दोनों नेताओं ने, यानी दोनों भाई बहनों ने ट्वीट किया कि हमने बच्चों का वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिया। इनके बयान हैं, अप्रैल 2021 में भारत छोड़िए पूरी दुनिया में बच्चों का वैक्सीन बना ही नहीं था, फिर कोविड को मोविड कह दिया। इसलिए जनता ने माना कि आप जो कर रहे थे वो बुरे दौर में कैसे क्षुद्र राजनीति हो सकती वो कर रहे थे। क्या है देश का मिजाज, आज क्या कह रही है देश की जनता? अगर आज हो चुनाव तो कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन से नेता को पीएम बनाएगी, ये सब आंकड़े हम आपके पास रखने वाले हैं। वोट परसेंटेज भी बताएंगे, सीटें भी बताएंगे, बिहार में जो कुछ हुआ उसका असर भी दिखाएंगे। लेकिन अब विपक्ष का पसंदीदा मुद्दा वाला सवाल आपके सामने हम रखने वाले हैं, क्योंकि जब सवाल हमने पूछा सीबीआई ईडी के गलत इस्तेमाल पर, सीबीआई ईडी और आयकर विभाग का क्या गलत इस्तेमाल करती है सरकार, 4 बड़े सवाल जो इस हिस्से में हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहला सवाल यही है, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का गलत इस्तेमाल क्या करती है सरकार? 38% लोग, सुधांशु जी, कह रहे हैं हाँ करते हैं, 41% लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी कहते हैं कि नहीं करती है सरकार। चलिए, ये सबसे दिलचस्प आंकड़ा, इसको लिख लीजिएगा, 38% पे बताइएगा 38% इस देश की जनता ये परसीव कर रही है कि आप जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की तरफ से। अगला सवाल, एनडीए शासन में सांप्रदायिक सौहार्द पर यह सवाल बार बार देश में उठता है कि क्या ऐसे मुद्दे देश में ज्यादा सरकार उठाती है। तो जब हमने पूछा कि सांप्रदायिक सौहार्द कैसा है, सुधार हुआ है कहने वाले 39% लोग, 34% कहने वाले बिगड़ गया है। यानी ये मामला लगभग 5% ज्यादा लोग हैं जो ये मानते हैं कि सुधार हुआ है सांप्रदायिक सौहार्द में, वहीं बिगड़ गया है कहने वाले आप देख रहे हैं 34% लोग हैं। अब दूसरे हिस्से में आपको दिखाते हैं कि जस का तस बना हुआ है, ये कहने वाले 9% लोग हैं, वहीं 18% कह रहे हैं कि हम इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये है फिलहाल सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे पर, जहां पर 5% ज्यादा लोग सिर्फ ये मानते हैं कि सुधार हुआ है। अब अगला सवाल जो हमने जनता के सामने रखा, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन कर रहा है ये हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी, आरएसएस कहने वाले 20.1% लोग थे, सुधांशु जी। विपक्षी पार्टियां 4.7%, मीडिया और सोशल मीडिया 3.3%, धार्मिक कट्टरवादी गुट 2.9%। ये है सबसे ऊपर आप हैं बीजेपी और आरएसएस। चलिए, जो अगला सवाल हमने पूछा है, भारत में समान नागरिक संहिता क्या लागू होनी चाहिए? जब ये सवाल हमने देश की जनता के सामने रखा तो 65.8% लोगों ने कहा है, जिसको हमने राउंड ऑफ किया है 65-66% लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ,
समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए, वही 15% कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, पता नहीं वाले भी 19% लोग हैं, पता नहीं वाले 19% हैं। सबसे पहले ईडी सीबीआई पर पहुंचते हैं। क्यों सुधांशु जी? 38% देश की जनता भी मान रही है जो विपक्ष कह रहा है। जो बड़ी बात है, एक बार उससे पहले बता दें अपने दर्शकों को, जो बड़ी खबर इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में आई है, इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर का ये सर्वे, जिसमें हमने 1,22,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया अपने सर्वे में, वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल 38% कह रहे हैं कि सरकार करती है, नहीं कहने वाले भी हैं 41%। 38% लोग सुधांशु जी कह रहे हैं कि आप सीबीआई का, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्षी नेताओं के खिलाफ। जो आपने बात कही, देखिए पहली बात तो यह है कि यह एक टेक्निकल मामला है, यह राजनीति का विषय नहीं है। जैसे भाई कोर्ट का कोई निर्णय होता है तो टेक्निकल आधार पे होता है, ये भी क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है, इस पे ये नहीं तय हो सकता लोकप्रियता के आधार पे। फिर भी मैं ये मानते हुए कि यदि 38% लोगों के मन में संदेह है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। आपकी बात सही, आपने बताया फरवरी के महीने से लेके आज तक के 9 अगस्त तक का सर्वे है, और जिस प्रकार की रिकवरी जो कुछ जैसे बंगाल में हुई है, अन्य जगहों पे हुई है, सीधे कैश पैसा आया है, और जो जो कोर्ट से इन चीजों के पक्ष में निर्णय आते जाएंगे, तो मेरा मानना है कि जो एक वातावरण बना, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे बड़ा आंदोलन अगर विपक्ष ने किया, लगातार कई बार किया सड़कों पे, तो वो महंगाई के लिए नहीं किया, भ्रष्टाचार के लिए नहीं किया, वो किया ईडी में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की पूछताछ को लेकर। कोई बात नहीं, वो जो वातावरण जो भी बना था, जैसे जैसे यह चीज सत्यापित होती चली जाएगी तो मेरे विचार से जनता के मन की जो अवधारणा है वो भी बदलेगी। अगर 41% लोग सही मान रहे हैं तो हो सकता है। अब आपने कहा टेक्निकल मामला है, एक टेक्निकलिटी इसका मैं बता देती हूँ। 38% लोग जो कह रहे हैं ना कि हाँ आप गलत इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं कौन से लोग हैं? ये वही लोग हैं जो ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपकी पार्टी में आके सब धुल कैसे जाते हैं, उनकी फाइलें दब कैसे जाती हैं। विपक्षी नेताओं को आप अपनी तरफ कर लेते हैं, फिर फाइल दब जाती है। कौन से विपक्षी नेता को जिसको आपने शामिल किया, चलिए हम बताते हैं, जो दागदार है, उस पर फिर ईडी ने कभी कार्रवाई? मैं जवाब देता हूं। इनकी सरकार के समय बताइए हमारे कितने नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे? इनकी सरकार में भी इन्हीं के ऊपर थे। 2G में हमारे नेता आरोपी नहीं थे, इनके थे। कोयला घोटाला में हमारे नेता आरोपी नहीं थे, इनके थे। कॉमनवेल्थ में हमारे नेता आरोपी नहीं थे, इनके थे। तो भ्रष्टाचार में उस जमाने में भी सीबीआई और ईडी के फंदे में यही लोग थे, आज भी यही हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें जैसे फैक्ट के साथ सामने आती जाएंगी, कुछ चीजों में यदि निर्णय भी आ जाएंगे, क्योंकि अच्छा ये बताइए कोर्ट से किसी को राहत क्यों नहीं मिली? झूठे मुकदमे जानते क्या होती है? मैं उदाहरण देना चाहता हूं। 1992 में ढांचा गिरने के बाद इन्होंने संघ पे प्रतिबंध लगाया था, 90 दिन में कोर्ट से खारिज। बजरंग दल पे खारिज 90 दिन में, सबूत ही नहीं था। वो होता है। और यहां स्थिति है कि अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों को कोर्ट के कहने पे जमानत देनी पड़ी। इसलिए मैंने कहा टेक्निकल मामला, मगर 1.5 वर्ष में और चीजें दिखेंगी। 41% सुप्रिया जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ जो सवाल उन्होंने पूछा है, महंगाई के लिए आप रैली करेंगे नहीं, लेकिन ईडी की जांच हो तो उसमें कोऑपरेट करेंगे नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? उसके लिए कांग्रेस के तमाम दिग्गज पहुंच जाते हैं सड़क पे। सबसे पहले तो यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा कि महंगाई 5 अगस्त को जो हमने आंदोलन किया, उसकी गूंज ऐसी थी कि जिन कानों पर जू नहीं रेंगती है वहां तक पहुंच गई। सारा दिन बिलबिलाते रहे उस भीड़ को देखकर। हम लोगों के तो कपड़े भी फाड़े गए, जो बदसलूकी हुई औरतों के साथ, उसमें प्रियंका जी भी शामिल थी, वो सारे देश ने देखा। साधुवाद मीडिया का कि उन्होंने दिखाया भी थोड़ा बहुत। मैं तो खुद व्यक्तिगत तौर पे बोल रही हूं, जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता करी, एक औरत मेरे कपड़े फाड़ दी, ये कहां का राष्ट्रवाद है? ये कौन सा महिलाओं के साथ बर्ताव है? छोड़िए उसको। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, वो गूंज ऐसी थी कि उन जू ना रेंगते हुए कानों पर भी पहुंची। और सारा दिन बिलबिलाने के बाद एक शगुफा छोड़ा अमित शाह जी ने, और वो शगुफा ऐसा भद्दा था कि सारा देश थू थू कर रहा है। भगवान राम दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। गरीब का निवाला मुंह से छीनने वाले रामचंद्र के पीछे छुप रहे हैं, कह रहे हैं ये रामचंद्र जी के शिलान्यास का दिन था। आपने काले रंग को भद्दा बना दिया। आप शनि देवता का भी अपमान करते हैं, काले वर्ण के श्री कृष्ण का भी करते हैं, मैंने पहले भी कहा काली मां का भी करते हैं, कपिला गाय का भी करते हैं। वो सब छोड़ दीजिए। ये जो शगुफे छोड़े जाते हैं, ये क्यों छोड़े जाते हैं? और क्योंकि मैं हिंदू, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज रक्षाबंधन है। कुछ लोग रक्षाबंधन सुबह क्योंकि सुविधा अनुसार कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ लोग शाम को करेंगे क्योंकि भद्रा लगी हुई है, तो कुछ शाम से लेकर सवेरे तक होगा।
हिंदू धर्म में चीजें तिथि अनुसार होती हैं। रामचंद्र जी का शिलान्यास 5 अगस्त को नहीं हुआ था, और यह बात सुधांशु जी से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो थोड़ा धर्म कर्म और शास्त्रों में रुचि रखते हैं। आपने किस बिना पर आकर वो शगुफा छोड़ा, ये मैं जरूर जानना चाहती हूं। और क्योंकि ये पंडित है और कर्मकांड जानते हैं और तिथियां जानते हैं, ये खंडन करेंगे कि नहीं करेंगे उस बात का वो छोड़िए। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ महंगाई पर, अच्छा हुआ ये लोग बिलबिलाए और शगुफे छोड़े, और आज भी प्रधानमंत्री हर उस चीज का अपमान कर रहे हैं जो हमारे देश में एक गौर वर्ण होता है, एक शाम वर्ण होता है, शाम वर्ण का। सीएजी ने कंसर्न रेज किया है, बहुत बड़ा कंसर्न है जिसके बारे में हम लोग अभी और चर्चा करेंगे, सरकार की डेट का। एक शब्द नहीं सुनाई दे रहा आपको। जो आर्थिक प्रबंधन की बातें करते हैं सीएजी ने किया है। यह 2G का इन्होंने नाम लिया। 2G का घोटाला करने वालों को कोर्ट ने मुंह खिलाई। कोर्ट ने कहा जीरो लॉस टू द एक्सचेकर, कोई घोटाला नहीं था। लेकिन 2G के 10 साल बाद जब आज स्पेक्ट्रम बिक रहा है तो सरकार का कहना था 6 लाख करोड़ आएंगे, आए 1.5 लाख करोड़। तो ये घोटाला है, ये व्यवस्था खराब है, ये कुप्रबंधन है, ये हम दो हमारे दो है। 2 लोगों का सिर्फ अब एक टेलीकॉम डिपार्टमेंट बन गया। ये किसकी प्रबुद्धता है? लेकिन एक मिनट, एक छोटी सी बात कह दूं। आपने जो ईडी सीबीआई की बात कही, आपने चलिए सवाल इनसे पूछा कि आपके लोग कैसे सर्व से धुलकर गंगा नहा लेते। मेरा दूसरा सवाल है, हर बार विपक्ष के लोग ही क्यों आपको मिलते हैं? आप हम कांग्रेस को भूल जाइए, हमारे अध्यक्ष को भूल जाइए, राहुल गांधी जी को भूल जाइए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से शुरू करिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला जी के खिलाफ ईडी, उत्तर प्रदेश आ जाइए, अखिलेश जी के खिलाफ, मायावती जी के खिलाफ ईडी सीबीआई। मायावती जी के खिलाफ कहां? अरे बी टीम बन गई तो थोड़ा कम हो गया, चाबी तो वहीं से ऐठी जाती है, उसी के बल पर तो कभी बी टीम बनती है, कभी शांत हो जाती है। बस बंगाल चले जाइए, वहां पर ममता बनर्जी। तमिलनाडु ने तो एक दल के 2 घटक ही कर दिए। कर्नाटक में तो ईडी के शिव कुमार के पास। महाराष्ट्र में सेना के साथ इन्होंने जो किया, जो इनका सबसे पुराना घटक दल था। तो दिक्कत की बात यह है कि एजेंसियों को जब एक भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल बना लिया जाएगा तो वही होगा जो हो रहा है। और ये तकनीकी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या हवाला दिया, 5 सेकंड का टाइम दे दीजिए, तकनीकी बात नहीं है। ये लोग भ्रमित करते हैं। एक प्राइवेट कंप्लेन सुब्रमण्यम स्वामी की, जिन्होंने ऐसी चॉइसेस्ट बातें प्रधानमंत्री जी के लिए बोली है जो मैं नेशनल टीवी पर नहीं बोलूंगी। सुब्रमण्यम स्वामी की एक कंप्लेन पर हम लोग कोर्ट गए, हमें जो भी वहां से राहत मिल सकती थी मिली। इन्होंने अभी तक कोई चार्जशीट, कोई सीआर कुछ नहीं किया था। इनके खिलाफ हम कोर्ट जा ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने ना एफआईआर किया है ना ईसीआईआर किया है। ये लोग बस मीडिया में आकर घोटाला है, घोटाला है। 10 साल तक, 8 साल से आप सरकार में हैं। 10 साल पहले प्राइवेट कंप्लेन हुई थी, निकालिए ना तथ्य। 8 साल बाद आप क्यों जगे हैं आज? क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया, आपको लगता है सब लोग चुप बैठ जाएंगे। और अंजना जी, आपके आंकड़ों में जवाब है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, हाँ 38%, नहीं 41%। 21% लोग, आज देश में माहौल इतना भय और आतंक का है कि वो हाँ नहीं बोल रहे हैं। वो 21% बहुत बड़ा, 21% लोग असमंजस की स्थिति में नहीं होते हैं, वो बोलना नहीं चाहते, ये आप भी जानती है। चलिए ठीक है, अगला सवाल जिसका जवाब नहीं मिला, जो आरोप लगता है कि महंगाई के लिए नहीं उतरती है कांग्रेस पार्टी, तो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत, एक सेकंड, शुरुआत कहां से हुई? ईडी सीबीआई वाला जब पूछताछ हो रही थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, तब आप लोग सड़कों पर उतरे, तो प्रैक्टिस कर रहे थे क्या महंगाई वाली रैली के लिए? अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि आज तक आपके जैसे और जागरूक चैनल थोड़ा सा कांग्रेस को और विपक्ष को और दिखाना शुरू करिए। हमने मई में, जून में और जुलाई में तहसील स्तर तक इसका विरोध किया। कोई मीडिया हमें नहीं दिखाता है। सोशल मीडिया पे हम लोग अपना चलाते हैं, ट्रेंड होता है। ये थोड़ी है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन अगर सारे देश में बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के रोजगार दो मोदी ट्रेंड हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? ऐसे रैलीज, ऐसे प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे रैली जिसमें आपके तमाम दिग्गज नेता यहाँ दिल्ली में पहुंचे हुए थे। इस तरह का प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ था, जिसमें अशोक गहलोत से लेकर भूपेश बघेल हो, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत से लेकर तमाम नेता हो। आप सोचिए, पी चिदम्बरम कब उतरे हैं सड़क पर महंगाई के लिए? क्या बात कर रही हैं? ये गलत है। क्या बात कर रही हैं? हर व्यक्ति ने प्रोटेस्ट किया है, हर व्यक्ति अपने तरह से प्रोटेस्ट करता है। मैं मीडिया से आती हूँ, मैं इस चैनल पर बैठकर अगर आवाज उठा रही हूँ तो मेरा प्रोटेस्ट है। हाँ, मुझे राजनीति में, क्योंकि मैं वोट की एक लाइन का जवाब फिर संजय जी से मैं कमेंट लूंगी। सुधांशु जी, बस एक लाइन मैं कहना चाहूंगा। इन्होंने एक बात ईमानदारी से स्वीकार की कि कोर्ट के चलते हुए ही इनको जो भी कार्रवाई करनी पड़ी, हमने कुछ नहीं किया था। तो अब यह आरोप इनका वापस हो जाना चाहिए। इन्होंने खुद कहा कि हमने कुछ नहीं किया, कोर्ट से इनको राहत मिली। राहत यह मिली कि बेल लेनी पड़ी।
दूसरा ये तो मेरा अमित सिर्फ शाह एक जी ही ने प्रश्न भी ली है, थी ना। महंगाई ये तो है, अमित शाह जी भी मैं लेके मना नहीं घूम रहे कर थे रहा जब तड़ीपार हूं। घोषित हुए आपने थे। माना ना तो कि कोर्ट कोर्ट की से बात- हुआ ना, हमने कुछ उसके बाद आपने बोला क्या इन्होंने किया? कुछ नहीं किया आपने इतने साल केस में। किया ना, आप 8 साल से क्या कर रहे थे उस केस में? आप उसका जवाब दीजिए उसके मुझे बावजूद आज। बेल क्यों लेनी पड़ी है? इसका अरे मतलब भाई, सरकार की प्राइवेट वजह से कंप्लेंट में बेल लेनी पड़ी है। इसका कोर्ट की मतलब वजह से आपको लेनी तथ्य पड़ी नहीं है। पता है सुधांशु अब जी। आपने अपने टर्न पे बोला अब आप एक अपने लाइन। आपको तथ्य नहीं पता है, मुझे ऐसा लगता है अच्छा इस चलिए केस एक के। तथ्य बताइए, महंगाई है इस समय, बिल्कुल मानता हूं। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक देश बताइए जहां महंगाई की दर भारत से कम बहुत है। बढ़िया बताइए। सवाल आपने पूछा है। बताइए। कई बार ये कहा जाता है कि उस नहीं, नाम पिच पर- बताइए मैं देश बता का। रही हूं, मैं बता रही हूं। उस दो पिच देश पर उतर बताइए। के, एक मिनट सुधांशु जी, उस पिच पर उतरकर कभी नहीं खेलना चाहिए जिसमें थोड़ा हाथ कमजोर हो। मैं आपकी तरह शायद संवाद नक्षत्रों पे ना करूं, इसीलिए आपको महंगाई पर मुझसे विवाद नहीं करना चाहिए। मैं बताती हूं, आप कहेंगे 10 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें भारत से ज्यादा महंगाई नहीं, बड़ी अर्थव्यवस्था उनका परचेजिंग पावर कितना है? उनके एक यहां नाम लोगों बताइए की ना। खरीदने की क्षमता, यूएस का परचेजिंग पावर कितना है? खरीदने की क्षमता कितनी है? बताइए मुझे आप ये बात। एक मिनट रुक जाइए। 1/10 है हमारी खरीदने की क्षमता यूएस से, और आप यहाँ की महंगाई और वहां की महंगाई कंपेयर चलिए, करिएगा। मैं वहां पर सारे social दर्शकों से security- कहता हूं, जाके चेक करिए 23 नवंबर 2021 व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज, जिसने कहा कि अमेरिका अपना रणनीतिक तेल भंडार खोल रहा है नियंत्रित करने के लिए महंगाई को। और उसके बाद 26 जुलाई 2022 यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज, आप जाके देखिए 6 महीने बाद स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोलने के बाद केवल 40 सेंट। चुनौती से पूछता हूं, अमेरिका के इतिहास में एक दौर बताइए जब उसने खरीदने की क्षमता, आय कैसी है? खरीदने की क्षमता। देखिए, मैं आपके बाद टाइम नहीं बोलता, गलत गलत बात। मैं कहता हूं एक समय बताइए जब अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला हो महंगाई नियंत्रित करने के लिए। वर्ष बताइए, 2008 वर्ष बताइए। इकोनॉमिक रिसेशन 2021 के अलावा बताइए। 2008 इकोनॉमिक रिसेशन के दौरान जब लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था, अब देखिए आए ना, जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था डूब गई थी, तो ये माना ना कि अर्थव्यवस्था डूब रही है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया है। एक चीज और भी बता, एक सेकंड, संजय जी से भी एक कमेंट ले लो, उसके बाद इन्होंने वो तिथि वाली बात कही थी ना। 5 अगस्त। मैं महंगाई पर एक दो लाइन बोलना चाहता हूं और उसके बाद आंकड़ों का जिक्र करूंगा। जिस तरह की अभी चर्चा हो रही थी कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच में, मुझे लगता है कि अगर आप अमेरिका का उदाहरण दे दें, किसी और देश का उदाहरण दे दें, हमारी जनता को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जनता को पिंच कर रही है महंगाई। उनकी आय नहीं है ना कंपैरेटिव अमेरिका से कंपेयर। देखिए ना दोनों की। इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। आप कितने भी आंकड़े ले आए कि अमेरिका की इकोनॉमी हमसे भी खराब है, जापान की हमारी हमसे भी खराब है, आप तमाम देशों का नाम ले लें, लेकिन उससे जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। जनता को अगर ये पिंच सांप्रदायिक सौहार्द वाला जल्दी से वो आंकड़ा दिखा दीजिए। हाँ, लेकिन इन आंकड़ों का अगर जिक्र करें, आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े ये बताते हैं कि देश की पॉलिटिक्स 2 ध्रुवों में बटी हुई, और वो ध्रुव एक्सट्रीम ध्रुव पे चले गए हैं। हाँ। मोदी समर्थन, मोदी विरोध, या बीजेपी समर्थन, बीजेपी विरोध। ग्रे एरिया कमता जा रहा है जहां पर संवाद होने की गुंजाइश हो। और मुझे लगता है ये एक दुखद घटना है देश की राजनीति में आज की, संवाद की जगह खत्म होते जा रही है। 35% लोग कह रहे हैं सांप्रदायिक सौहार्द देश में बिगड़ गया है। सुधांशु जी, 65% लोग कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और कॉमन सिविल कोड सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मुद्दा है। अब दोनों आंकड़ों का विश्लेषण आप बता दीजिए। नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द, हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के मुद्दों में से एक माना जाता है कॉमन सिविल कोड। आपका आंकड़ा बता रहा है कि 65% कोर इश्यूज पे फिर पहुंच गया। नहीं, हम बिल्कुल कोर इश्यूज पे पहुंच। अरे भाई, आप ही के सर्वे को कोट कर रहा हूं, बहाने कोट कर रहा हूं। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ना, इनसे पूछे सांप्रदायिक सौहार्द का मुद्दा है कि नहीं कॉमन सिविल कोड। छोटा सा जवाब, छोटा सा। अंजना जी, बीजेपी और आरएसएस को 20.1% आपका चैनल दिखा रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है बिगाड़ने के लिए? विपक्ष, मीडिया, सोशल मीडिया, धार्मिक कट्टरवाद मिलकर 10.9 है। डबल लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस रिस्पॉन्सिबल है। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है।